वंदे मातरम साथियों, जैसा कि आपको पता है नगरीय निकायों के लिए आम चुनाव कार्यक्रम की घोषणा हो चुकी है और अगस्त और सितंबर माह में ये पूरी प्रक्रिया संपन्न की जाएगी, जिसमें अगस्त माह में आवेदन यानी नामांकन पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे, उनकी आगे चेकिंग वगैरह होगी, चुनाव जिन्हें आवंटित होंगे और सितंबर में चुनाव प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। मतदान के बाद में काउंटिंग है और उसके बाद में अन्य जो भी प्रोसेस है वो सारी प्रोसेस सितंबर में पूरी हो जाएगी। अब इस स्थिति में अगर कोई भी व्यक्ति नामांकन प्रस्तुत करना चाहें, जैसे वार्ड मेंबर है, उसके लिए अगर आप आवेदन करना चाहें तो आपको आवेदन पत्र कहाँ से मिलेगा, आवेदन पत्र में कौन कौन सी सूचनाएं जानकारियां आपको पढ़नी पड़ेगी, कहाँ स्टाम्प लगाना पड़ेगा, कहाँ आपको नॉर्मल जो भी घोषणा करनी पड़ेगी, संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि सारी जानकारी आपकी सुविधा के लिए है। अगर इसमें समय समय पर चुनाव आयोग की तरफ से, राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से कोई भी अपडेट होता है तो आप अपडेटेड रहें। मैं आपको बता भी दूंगा कि आपको ये नामांकन का फॉर्म कहाँ से मिलेगा। आप ऑनलाइन घर बैठे फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं और नियमानुसार जब भी आवेदन भरे जाएंगे तो हो सकता है जिस कार्यालय से आपको आवेदन जमा कराना है वहाँ से भी आपको कॉपी मिल जाएगी। लेकिन आप अभी भी चाहें तो आप घर बैठे ऑनलाइन पोर्टल से भी आप आवेदन डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल करके उसको एक बार भर करके चेक करवा सकते हैं किसी जानकार व्यक्ति से, ताकि आपके आवेदन में कोई कमी नहीं रहे और रिजेक्ट नहीं हो। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि फॉर्म जो नाम निर्देशन पत्र है वो किस तरीके का होगा, कौन कौन सी जानकारी आपको भरनी पड़ेगी, कहाँ क्या क्या भरना है। थोड़ा सा वीडियो लंबा जरूर होगा लेकिन एक एक चीज़ मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा और पुनः बता दूं कि ये सारी जानकारी आपकी सुविधा के लिए। किसी तरह की अगर कोई आपके कन्फ्यूजन है तो कृपया इससे संबंधित जो भी अधिकारी गण हैं, चुनाव आयोग से संबंधित या निर्वाचन आयोग से संबंधित या राज्य सरकार से संबंधित जो भी निर्देश है उनकी पालना करें। मेरा प्रयास आपको जानकारी देने का है। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि प्रारूप 3 नियम 12। देखिए, नाम निर्देशन पत्र यानी जो भी कैंडिडेट नगर पालिका बोर्ड, नगर परिषद, नगर निगम के लिए खड़े होंगे वार्ड्स के लिए, उनके लिए फॉर्म कैसे भरा जाएगा। तो सबसे पहले आपको नगर निगम, नगर परिषद जो भी है उसका नाम लिखना पड़ेगा। उसके बाद में वार्ड संख्या जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं, वार्ड संख्या 1, 2, 3, 4 जो भी है वो भरना पड़ेगा। अब नीचे कुछ जैसे इसमें भाग दिए हुए हैं, भाग 1 या भाग 2, दोनों में से जो लागू नहीं हो उसे काट देना है। इसमें आपको पता है 2 तरह के कैंडिडेट होते हैं। एक तो वो होते हैं जो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किए जाते हैं, यानी एक तरह से टिकट उनको दिया जाता है, पार्टी की तरफ से खड़े होते हैं। दूसरे होते हैं जो निर्दलीय, जो किसी भी पार्टी से संबंध नहीं रखते। तो दोनों तरह के कैंडिडेट आवेदन करेंगे तो फॉर्म एक ही है, उसमें आपको कौन सा फॉर्म भरना है वो आपके ऊपर है। अब जैसे मान लो भाग 1 है, ये किसके लिए है, तो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए जो भी अभ्यर्थी है उनके उपयोग में लिए जाने के लिए ये जो भाग 1 होगा। अब इसमें क्या क्या ऑप्शंस होंगे, तो मैं अभ्यर्थी का नाम यानी जो भी कैंडिडेट खड़ा हो रहा है वो अपना नाम यहाँ भरेगा, नाम हिंदी में सुस्पष्ट अक्षरों में, और आपके जो वोटर लिस्ट में नाम है वो आपको भरना है। उसके बाद में माता का नाम, पिता का नाम, पति का नाम जैसा भी लागू होता हो। पुरुष है तो पिता का नाम लिख दें, अगर या जो भी वोटर लिस्ट में नाम है माता का, पिता का, महिला है तो पति का नाम लिख दें, कोई महिला अविवाहित है तो पिता का नाम लिख सकती है। उसके बाद में उनका जेंडर क्या है, महिला पुरुष, आयु कितनी है, और डाक का पता, उनको एड्रेस लिखना है। और नगर पालिका यानी नगर पालिका कौन सी है आपको जगह का नाम लिखना है, नगर पालिका का नाम लिखना है। और वार्ड संख्या के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी के रूप में निर्देशित करता हूँ, यानी मैं अपना आवेदन कर रहा हूँ, और उसका नाम यानी वार्ड संख्या, इसके लिए निर्वाचक नामावली के भाग संख्या, यानी आपके उस वार्ड के वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। तो उस वोटर लिस्ट में आपका नाम भाग संख्या कितने पे है और क्रम संख्या कितने पे प्रविष्ट किया गया है, वो भाग संख्या और क्रम संख्या वोटर लिस्ट की आपको लिखनी है। अब इसके लिए आपको वोटर लिस्ट की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया, आपको लाइव बताया कि आप किस तरीके से अपने वार्ड की वोटर लिस्ट या किसी भी वार्ड की वोटर लिस्ट, राजस्थान के किसी भी नगर निकाय के वार्ड की वोटर लिस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आप जान सकते हैं। तो वो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया। उसमें से आपको भाग संख्या और क्रम संख्या है वो नोट करना है। इसके बाद में अगला ऑप्शन है मेरा नाम, ये है जो भी आपको नाम है वो नाम भरना है, और वार्ड संख्या जित वार्ड के निर्वाचक नामावली के भाग संख्या क्रम संख्या पे प्रविष्ट किया गया है। अब यहाँ ये तो हो गया आपको जो भरना है वो। उसके बाद में तारीख है और प्रस्तावक के हस्ताक्षर, नहीं जो भी आवेदक है अभ्यर्थी उनके हस्ताक्षर होंगे। दूसरा इसका भाग है उन लोगों के लिए जो मान्यता प्राप्त दल द्वारा खड़े नहीं किए गए अभ्यर्थी के उपयोग में लेने के लिए। पहला भाग है भाग अगर आप किसी पार्टी से कैंडिडेट हैं तो आपको भाग 1 भरना है, और दूसरे भाग को आपको काट देना है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि जो लागू नहीं होता उसको आपको क्रॉस कर देना है। आगे मैं आपको बता दूंगा। दूसरा जो भाग है वो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे कैंडिडेट्स के लिए, अभ्यर्थी के लिए जो किसी पार्टी से नहीं यानी निर्दलीय खड़े हो रहे हैं, तो उनके लिए इसके द्वारा इसमें कि हम इसके द्वारा अभ्यर्थी का नाम, जो अभ्यर्थी का नाम है, माता पिता का नाम, उसके पिता का नाम, माता का नाम जो भी है वो, जेंडर, आयु, डाक का पता,
और नगर पालिका के वार्ड संख्या जिस वार्ड से वो आवेदन कर रहे हैं उनके लिए अभ्यर्थी के रूप में निर्देशित करते हैं। निर्देशित करते का मतलब है कि इसमें प्रस्तावक वगैरह आएंगे और इसमें आगे बता दूंगा क्या आएगा, और उसका नाम नगर पालिका जो भी नगर पालिका है XYZ जो भी है, उसके वार्ड संख्या 1 2 3 जो भी है, उसमें निर्वाचक के भाग संख्या क्रम संख्या पर प्रविष्ट किया गया है। हम घोषणा करते हैं कि हम उक्त वार्ड के, यानी ये घोषणा भी उस वार्ड के अन्य लोगों के द्वारा की जाएगी जो उसी वार्ड के मेंबर है, तो उनके भी आपका कंफर्म होना चाहिए कि उनका भी नाम है उस वार्ड की वोटर लिस्ट में हो कि निर्वाचक है और हमारे वार्ड की निर्वाचक नामावली में नीचे दर्शित रूप में प्रविष्ट किए गए हैं और हम इस नाम निर्देशन के प्रमाण स्वरूप अपने हस्ताक्षर नीचे संलग्न कर रहे हैं। यानी जो भी एक तरह से प्रस्तावक हैं वो अपना यहाँ डिटेल्स भरेंगे जिसमें प्रस्तावकों की विशेषताएं, उनके हस्ताक्षर, उनकी उनके बारे में जानकारी और उनके हस्ताक्षर होंगे। जैसे मान लो यहाँ 5 लोगों के साइन होंगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि प्रस्तावक के रूप में वार्ड के 5 निर्वाचक होने चाहिए, यानी 5 मेंबर है वो प्रस्तावक होने चाहिए जो किसी निर्दलीय उम्मीदवार के लिए प्रस्तावक के रूप में साइन करेंगे, अपनी डिटेल्स देंगे जिसमें वार्ड संख्या, उनको वार्ड संख्या नाम लिखना है, वार्ड नंबर 1 2 3 4 जो भी जिस वार्ड के लिए वो कैंडिडेट खड़ा हो रहा है उनके वार्ड के मेंबर होने चाहिए। निर्वाचक नामावली उनका भाग संख्या क्या है, उसका क्रम संख्या क्या है, यानी वोटर लिस्ट में उसका क्रम कितने नंबर पर उनका नाम है, पूरा नाम बनना है, हस्ताक्षर करने और दिनांक। ये 5 लोग हैं वो निर्वाचक रूप में वो प्रस्तावक के वार्ड के 5 निर्वाचक होने चाहिए। एक तरह से कह सकते हैं कि प्रपोजल जो कर रहे हैं प्रस्तावक हैं वो है। अब है ये तो हो गया, तो ऊपर वैसे आपको क्लियर हो गया कि पहला भाग अगर राजनीतिक दल से लिए तो उनको पहला भाग लागू होगा, अगर कोई निर्दलीय है तो उसके लिए दूसरा भाग लागू होगा, और दूसरे भाग में ये सारी डिटेल्स भर करके नीचे जो इसके प्रस्तावक है वो साइन करेंगे। जो भी इसका नाम है वो प्रस्तावित कर रहे हैं वो 5 मेंबर हैं उसी वार्ड के हैं वो साइन करेंगे। अब इसका फॉर्म का तीसरा भाग है वो है भाग 3 मैं ऊपर नामित अभ्यर्थी इस नाम निर्देशन को सहमति प्रदान करता हूँ, यानी जो कैंडिडेट है वो भरेगा और इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैंने इतने साल की आयु पूर्ण कर ली है, जो भी आयु है वो, और मुझे निर्वाचन आयोग में खाली जगह दल द्वारा खड़ा किया गया। अगर मान लो राजनीतिक दल द्वारा खड़ा हो रहे हैं तो दल का नाम लिख देंगे, या अगर मान लो राजनीतिक दल से खड़ा नहीं है और निर्दलीय के लिए तो उसके दूसरा ऑप्शन लागू होगा ग। इसमें दिया हुआ आपके ख और ग के बीच में आपको या दिया हुआ है, यानी दोनों में से जो लागू होता है वो करना है। अब मान लो राजनीतिक दल से खड़ा हो रहा है तो आपको ख लागू करना है, ग पे क्रॉस कर दें, और मान लो अगर आपको किसी राजनीतिक दल ने टिकट नहीं दिया तो आप ग पे राइट करेंगे यानी ख को काट देंगे। तो अब इसमें क्या होगा, जो निर्दलीय होंगे उनको प्रतीक चिन्ह है वो सिलेक्ट करने पड़ेंगे जो निर्वाचन आयोग द्वारा जो भी जारी किए जाएंगे, वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे। आगे अगर जरूरत होगी तो मैं आपको और भी बता दूंगा। तो जो प्रतीक मैंने चुने हैं वे हैं, यानी जो प्रतीक चिन्ह उनके लिए, क्योंकि निर्दलीय होंगे तो उनको प्रतीक चिन्ह चुनना पड़ेंगे, तो 3 प्रतीक चिन्ह वो अपने हिसाब से यहाँ मेंशन करेंगे। उसके बाद में आगे जो ऑप्शन है वो वापस दोनों के लिए कॉमन है। ये जो ऑप्शन ख और ग था ये ऑब्लिक है, मतलब अथवा वाला है, या तो ये लागू होगा या ये, क्योंकि जो पार्टी से होगा उसका तो चुनाव चिन्ह ऑटोमेटिकली पार्टी का निशान आ जाएगा, लेकिन जो निर्दलीय है उनको 3 चिन्ह प्रतीक चिन्ह वो चुनने हैं। अगला है कि मेरा नाम, मेरे पिता का नाम ऊपर देवनागरी लिपि में हिंदी में सही वर्तनी में लिखा गया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपका नाम जो वोटर लिस्ट में है सही तरीके से आपको लिखना जरूरी है, और प्रार्थना करता हूँ कि मेरा नाम इसी रूप में मतपत्र पर प्रविष्ट कर दिया जाए, यानी जो नाम है वही आपके वोटर लिस्ट मतपत्र जो भी बैलेट पेपर होगा उस पर छपेगा। और मेरी सर्वोत्तम जानकारी विश्वास के अनुसार मैं नगर पालिका निर्वाचन के लिए अहर्त हूँ और निरत भी नहीं हूँ, यानी मैं उस पात्र हूँ, अपात्र नहीं हूँ। वो जो भी पात्रता की शर्तें वो देख लेनी पड़ेगी। उसके बाद में मैंने वार्ड संख्या इतने के लिए फाइल किया है या नहीं किया, जो भी है उसके बाद में ये मैं घोषणा करता हूँ कि मैं, अब मान लो कोई व्यक्ति है किसी रिजर्व कैटेगरी से, अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग से है, तो उसको अपनी जाति वर्ग यानी जो भी है वो बनना पड़ेगा। और उसके बाद में उनको सक्षम अधिकारी जो भी है उनके द्वारा जारी जो प्रमाण पत्र है उसकी अधि प्रमाणित कॉपी है वो संलग्न करनी पड़ेगी, यानी उसको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी है वो आपको संलग्न करनी पड़ेगी, यानी कुल मिलाकर के जाति प्रमाण पत्र आपको लगाना पड़ेगा। अब जाति प्रमाण पत्र के बारे में सामान्य नियम मैं आपको बता दूं, चुनाव आयोग में हो सकता है थोड़ा सा चेंज हो, लेकिन सामान्य नियम ये होता है कि अनुसूचित जाति जनजाति का जो प्रमाण पत्र है वो एक बार बनता है और वो हमेशा कायम रहता है, उसमें कोई समस्या नहीं आती। लेकिन ओबीसी का प्रमाण पत्र है वो 1 साल के लिए वैलिड होता है, उसको बाद में 2 साल तक उसको मतलब बढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप वो नया करें, क्योंकि ओबीसी में ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का इशू रहता है। तो वो आप देख लें जो भी नियम है, कुल मिलाकर के आपका सक्षम अधिकारी द्वारा वैलिड जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी का कोई पद है या कोई सीट है उसके लिए आवेदन कर रहे हैं, सामान्य है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में तारीख और अभ्यर्थी के हस्ताक्षर इसमें क्लियर लगा होगा। यदि लागू नहीं हो तो उसे काट दीजिए, उस पैरे को काट दिया, नहीं जो लागू नहीं हो रहा उस पर आपको क्रॉस का निशान कर देना है।
अगला है भाग 4, ये रिटर्निंग अधिकारी द्वारा भरे जाएंगे। तो ये नाम निर्देशन की क्रम संख्या यानी इतने पे फॉर्म प्राप्त हुआ है, ये निर्देशन मेरे कार्यालय पे इतने बजे तारीख को हुआ, यानी रिटर्निंग ऑफिसर को जब जमा करेंगे उसके बाद में एक तरह से ये रसीद है जो रिटर्निंग अधिकारी देंगे कि फॉर्म जमा हो गया है। उसके बाद इसका 5वां भाग है रिटर्निंग अधिकारी द्वारा विनिश्चय, यानी भी आरओ द्वारा यानी रिटर्निंग अधिकारी द्वारा भरा जाएगा। सामान्य रूप से जो भी उपखंड अधिकारी होते हैं वो रिटर्निंग अधिकारी होंगे इसमें, तो उनके द्वारा भरा जाएगा। अब है फॉर्म नंबर 6, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा भरे जाने और नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को दिए जाने के लिए, यानी ये व्यक्ति को दिया जाएगा। अब इसमें क्या होगा कि नाम निर्देशन की क्रम संख्या, यानी इस क्रम संख्या पे ये फॉर्म प्राप्त हुआ है, यह नाम निर्देशन मुझे मेरे कार्यालय पे इतने बजे प्राप्त हुआ, यानी या तो अभ्यर्थी ने दिया या प्रस्तावक ने दिया, खुद अभ्यर्थी देगा या उसका जो भी प्रस्तावक होगा वो देगा, और यहाँ रिटर्निंग अधिकारी के साइन हो जाएंगे, आरओ के साइन हो जाएंगे। तो ये तो हो गया। अब मान लो बात करेंगे उपाबंध यानी शपथ पत्र कौन कौन से लेंगे, क्योंकि कोई भी डॉक्यूमेंट है उसमें साथ में शपथ पत्र कौन से लगेंगे। शपथ पत्र आपको सादे कागज़ पे लेना है, नोटरी पे स्टाम्प पेपर पे लेना है, नोटरी करवानी है, क्या करना है, पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। तो ये उपाबंध फर्स्ट में शपथ पत्र होगा। नगरीय निकाय चुनाव के लिए रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा नाम निर्देशन पत्र के साथ में प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र, यानी जब रिटर्निंग अधिकारी के सामने जो फॉर्म भरेंगे तो पहले जो पार्ट भरे हैं उनके साथ में ये शपथ पत्र जरूर लगाना पड़ेगा, जिसमें अध्यक्ष वार्ड सदस्य संख्या यानी वार्ड की संख्या है, उसके लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र, जिसमें यहाँ कैंडिडेट अपना नाम लिखेगा, पुत्र पुत्री पत्नी यानी अपने पिता माता या पति का नाम लिखेगा, आयु और जो डाक का पूरा पता यहाँ लिखना है, का निवासी हूँ, मैं उपरोक्त निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी हूँ और सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ और शपथ करता हूँ कि अब यहाँ आपको राजनीतिक दल 2 तरह के कैंडिडेट होंगे, जो लागू होता है उसको रखना है और लागू नहीं हो उसको काट देना है। पहला है कि मैं राजनीतिक दल का नाम यानी किसी ए पार्टी, बी पार्टी, सी पार्टी, किसी भी पार्टी से खड़ा किया गया तो आपको पार्टी का नाम लिखना है, और अगर पार्टी का नाम नहीं है, आप निर्दलीय यानी स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में खड़े हैं तो पहले पे आपको क्रॉस करना है। दूसरा है लागू हो जाएगा कि मैं एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ, तो जो लागू नहीं है उसको काट देना है। दोनों कंडीशन होगी, या तो ये होगी या ये क या ख दोनों में से एक होगा। उसके बाद में दूसरा है कि मेरा नाम वार्ड संख्या, इस वार्ड संख्या यानी जिस वार्ड में वो भर रहे हैं उसके वार्ड संख्या के भाग संख्या क्रम संख्या पे प्रविष्ट है। फिर उनके संपर्क है, निवास का एड्रेस लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, आयकर विवरणी फाइल करने की स्थिति, यानी वो व्यक्ति आयकर यानी आईटीआर फाइल करता है तो उसकी विवरणी भरनी है कि किस वित्तीय वर्ष के लिए आईटीआर है, वो अंतिम आयकर विवरणी भरी गई। जैसे मान लो स्वयं के लिए अगर खुद आय करदाता है तो वित्तीय वर्ष 2026-27 या 25-26 जिस भी साल के लिए आईटीआर फाइल किया है वो साल लिखा जाएगा। पत्नी या पति ने कब भरा है वो साल लिखा जाएगा। आश्रित अगर कोई है जो उनके ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे जन आधार वगैरह में उनका नाम है तो और राशन कार्ड वगैरह में तो परिवार के मेंबर है तो उनकी भी डिटेल्स अगर आईटीआर भरते हैं तो आपको लिख लेना है साल, और नहीं है तो आप नॉट लागू या जो भी है आगे मैं आपको बता दूंगा क्या लिखना है। तो कुल मिलाकर के आप आईटीआर फाइल करते हो तो उसकी जानकारी इस कॉलम 4 नंबर में भरनी है। उसके बाद अगला जो कॉलम है कि मैं किसी लंबित मामले में 6 माह या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध से अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सूक्ष्म न्यायालय द्वारा विचार आरोप विरचित किए गए हों। तो मान लो अगर कोई इस तरीके का केस है किसी व्यक्ति के विरुद्ध में, जैसे मेरे विरुद्ध 6 माह या उससे अधिक का कारावास के मामले में, अब मान लो केस नहीं है तो भरने की जरूरत नहीं है, लेकिन केस अगर कोई है तो कौन कौन से केस है उसके बारे में एक एक डिटेल्स आपको पढ़नी है। मान लो किसी व्यक्ति पे है 6 माह से उससे अधिक कारावास में कोई अपराध वगैरह है, उसमें लंबित मामला न्यायालय में है तो संबंधित पुलिस थाना राज्य का विवरण है कि जहाँ एफआईआर दर्ज की गई, उसके बाद में संबंधित अधिनियम की धारा, किस धारा में उनके ऊपर आरोप लगाया गया उसके बारे में लिखना है। न्यायालय का नाम, मामला यानी किस मामले के किस तारीख को अंडरटेकिंग वगैरह हुई, न्यायालय द्वारा क्या आरोप विरचित किए गए, आरोप विरचित करने की तारीख है, और न्यायालय द्वारा क्या कार्य की गई, जो भी है। लागू होता है तो पढ़ना, नहीं तो आप इसको लागू नहीं कर सकते। उसके बाद में मेरे विरुद्ध निम्न मामले लंबित है, अगर कोई मामला लंबित है कोर्ट में तो वो भी सारी डिटेल्स किस थाने में है, किस पुलिस स्टेशन में, जिला राज्य कौन सा है, एफआईआर नंबर कौन सी है, न्यायालय में मामला है तो न्यायालय से संबंधित जो भी जानकारी वो आपको भरनी है। ये अगर अपराध के संबंध में कोई लागू होता है तो पढ़ना है। और अगला है कि मुझे आपराधिक मामले में दोषित किया गया नहीं किया गया, जो भी लागू होता हो वो आपको पढ़ना है। अगर मान लो वर्णित मामलों में दोषित किया गया तो कारावास न्यायालय में क्या कारावास कितना दिया, न्यायालय का नाम, कौन सा तारीख था, किस तारीख को दंड दिया गया, दोषी के खिलाफ में क्या अपील की गई वगैरह जो भी स्थिति है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि सारे जो भी ब्यौरे हैं आपको एक तो स्पष्ट रूप से और सुपाठ्य अक्षरों में लिखने जो भी जानकारी दे रहे हैं। दूसरा, प्रत्येक मध्य आइटम के सामने विभिन्न कॉलमों में अधीन मामले जो केस है उसके पृथक रूप से ब्यौरे दिए जाए, यानी जो केस अगर कोई है तो उनके स्पष्ट रूप से उसका ब्यौरा देना है और ब्यौरे विलोम क्रम में देना है। विलोम क्रम का मतलब हो गया कि जो नवीनतम मामला है वो सबसे ऊपर लिखना है, उसके बाद में अगर दूसरे मामला है तो उसको आगे आगे करना है। और
एक और मामला कि अन्य मामलों के लिए तारीखों के क्रम में पीछे की ओर वर्णित किया जाए। पहले सबसे पहले जो लेटेस्ट मामला है वो सबसे ऊपर, उसके बाद पुराने मामले, और अगर मामले एक ज़्यादा है और पेज की आवश्यकता है तो उसमें अतिरिक्त शीट जोड़ी जा सकती है। ये जो कॉलम है, ये जो पेज है, इसमें एक्स्ट्रा जोड़ सकते हैं अगर मान लो एक से ज़्यादा मामले हैं तो। अगला है 8वां जो है कि यह कि मेरे या मेरे पत्नी सभी आश्रितों की चल संपत्ति का विवरण। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी, दो तरह की प्रॉपर्टी होती है। अचल संपत्ति का मतलब हो गया कि आपके पास में प्लॉट वगैरह या ऐसी भूखंड है, ज़मीन है, तो वो तो हो गया अचल संपत्ति। और चल संपत्ति का मतलब आपके पास में रुपए पैसे वगैरह जो भी है वो। तो इसमें अचल संपत्ति में क्या क्या आएंगे? संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदिष्ट करते हुए संयुक्त नाम से संपत्तियों का विवरण दिया जाना है, जिसमें जमा या विनियोग की दशा में जैसे रकम कितनी है, कैश कितनी है, जमा की तारीख कितनी है, स्कीम में कितनी है, बैंक में कितनी है, बैंक शाखा का नाम वगैरह डिटेल्स बनी है। उसके बाद में अगर आपके पास में किसी कंपनी का, सूचीबद्ध कंपनी का शेयर बॉन्ड है, डिबेंचर है, तो स्टॉक मूल्य वगैरह एक्सचेंज वगैरह में है, आपके जहाँ भी है जो भी है वो आपको डिटेल्स बनी है। और आश्रित का मतलब हो गया कि आपकी खुद की और आपके आश्रित। आश्रित का मतलब जो भी थे उसके पुत्र है, पुत्री है, या पति या पत्नी जो भी है वो, जिनके अलग से आय के साधन नहीं और वो जीवन यापन के लिए उस व्यक्ति पर निर्भर है, वो आश्रित माने जाएंगे। तो जो भी आश्रित है लागू होते हो उनकी डिटेल्स पढ़नी है, और प्रत्येक विनियोग के लिए रकम सहित अलग अलग ब्यौरे दिए जाने हैं। तो ये इस तरीके से होगा, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, उसके पास में नगद कितने हैं, तो कैंडिडेट खुद के पास में नगद कितने हैं, उसके पति या पत्नी के पास में नगद कितने हैं, उसके आश्रित 1 2 3 जितने भी आश्रित है उनके पास में नगद कितने हैं। दूसरा, बैंक वित्तीय संस्थाओं, बैंक में अगर उनके पास में कोई जमा है तो बैंक की डिटेल्स जो भी है वो आपको यहाँ पढ़नी पड़ेगी। खुद के पास में बैंक में कितने पैसे जमा है, पत्नी के नाम से कितने हैं, आश्रित के नाम से कितने हैं। अगर कोई बंध पत्र, ऋण पत्र, शेयर है, म्यूचुअल फंड वगैरह कोई लिया हुआ है तो उसकी विवरण यहाँ पढ़ना है। राष्ट्रीय बचत पत्र, डाक पॉलिसी वगैरह है, बीमा पॉलिसी वगैरह जो भी है, डाकघर की पॉलिसी वगैरह कोई है तो वो आपको यहाँ डिटेल्स होनी है। किसी व्यक्ति, निकाय में, फर्म आदि में न्यास आदि को दिए गए ऋण वगैरह कोई है तो वो बनने। मोटर वाहन, वायुयान या इस तरीके से अगर आपने कोई क्रय किया है, 4 व्हीलर है या वायुयान वगैरह या वायुपोत जिसका रजिस्ट्रीकरण संख्या वगैरह है वो आपको पढ़नी है। उसके बाद में जेवरात, बुलियन या मूल्यवान वस्तुएं, वो कितने तोले सोना है, चांदी वगैरह जो भी है वो आपको पढ़ने हैं। अन्य कोई संपत्ति है वो अगर बनी है, और कुल सकल मूल्य इनका कितना है, खुद के पास में कितनी संपत्ति, उसका कुल मूल्य कितना हो जाएगा, पति के पास कितना हो जाएगा। इस तरीके से ये पूरा पेज आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। उसके बाद में अगला है अचल संपत्ति। मैंने बताया आपको कि चल संपत्ति और अचल संपत्ति। अचल संपत्ति में जैसे स्वामित्व की सीमा से संबंधित है, संयुक्त नाम से जो भी है, जिसमें भूमि या भवन या अपार्टमेंट वगैरह है। तो जैसे कृषि भूमि है, अवस्थिति यानी व्यक्ति खुद के नाम से कितनी है, पति पत्नी के नाम से है कितनी है, आश्रित के नाम से कितनी है, यानी एक तो आपको लोकेशन बनी है कहाँ है। उसके बाद में उसका क्षेत्र, एकड़, हेक्टेयर में माप कितना है, और अनुमानित बाजार मूल्य यानी वर्तमान में उसकी क्या कीमत है, पति के नाम से है, खुद के नाम से है, पुत्र पुत्री के नाम से है। उसके बाद में गैर कृषि भूमि है तो कहाँ लोकेशन है, उसकी स्थिति कहाँ है, वो आपको जगह बननी है। उसके बाद उसका क्षेत्र कितना है, फुट, वर्ग फुट में आपको कितना माप लिखना है, अनुमानित बाजार मूल्य कितना है। उसके बाद में अगर आपके पास में वाणिज्यिक भवन है, कॉमर्शियल कोई ऑफिस बिल्डिंग वगैरह है तो वो क्षेत्र उसका कितना है, अनुमानित कितना है। उसके बाद में आवासीय संस्थान है, अगर घर बना हुआ है, अपार्टमेंट बना हुआ है तो वो किस जगह है, उसका कीमत कितनी है, बाजार मूल्य कितना है। और अन्य कोई संपत्ति है तो वो आपको भर करके यहाँ सारा टोटल करके यहाँ आपको बढ़ना है। तो ये हो गया अगला जो डिटेल्स, चल संपत्ति, अचल संपत्ति। और उसके बाद में मैं लोक वित्तीय संस्थाओं या सरकार के देता हूँ या दे राशि, ड्यूज वगैरह कोई है, यानी आपके ऊपर कोई ऋण वगैरह है तो वो भी आपको पढ़ना है। बैंक, संस्था, निकाय वगैरह में है तो जिसमें बैंक या वित्तीय संस्थान से अगर कोई ऋण लिया हुआ है तो किस बैंक से कितना ऋण लिया हुआ है, उसकी डिटेल्स खुद की, पति की, पत्नी की, ये सब बननी है। तो यह इस तरीके से जो भी लागू होता है, अन्य कोई अगर देता है तो वो लागू, और कुल कितनी देता है वो। उसके बाद में सरकारी सौदे यानी गवर्नमेंट ड्यू अगर कोई है, सरकारी आवास से संबंधित कोई ब्यौरा है तो वो आपको पढ़ना है, जिस पे भी लागू होता हो। जलदाय विभाग का कोई बकाया है तो वो पढ़ना है, विद्युत विभाग का अगर कोई बकाया है तो वो पढ़ना है, विकास प्राधिकरण या हाउसिंग बोर्ड का कोई बकाया है तो वो पढ़ना है, या अन्य कोई बकाया है तो पढ़ना है। इस तरीके से अगला 10वां जो प्रश्न है या कॉलम है वो है वृत्ति या उपजीविका, यानी उसका प्रोफेशन क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है। जो भरने वाला फॉर्म आवेदक है वो स्वयं का क्या कार्य है, नौकरी कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, खेती कर रहा है, जो भी काम कर रहा है वो आपको पढ़ना है। उसके बाद में पति या पत्नी जो भी है उनका क्या व्यवसाय है, वो क्या काम करते हैं वो पढ़ना है। और आय, खुद की आय कितनी है, पति पत्नी की आय कितनी है, और आश्रितों की आय कितनी है। इस तरीके से परिवार के जितने भी सदस्य उनकी आय है आपको यहाँ पढ़नी है। उसके बाद में अगर मान लो समुचित सरकार या किसी कंपनी के द्वारा अगर कोई सुविधाएँ, यानी कोई किसी कंपनी के साथ करार किया हुआ है कोई, तो उसके बारे में लिखना है कि अभ्यर्थी द्वारा सुविधाओं के ब्यौरे, यानी किस कंपनी के साथ कोई करार किया हुआ है, पति पत्नी द्वारा कोई करार किया हुआ है, आश्रित द्वारा है। तो इस तरीके से जो भी आपके लागू होता है वो सारा है। अब उसके बाद में
शैक्षणिक योग्यता के बारे में पढ़ना है कि अभ्यर्थी उसकी शैक्षणिक योग्यता क्या है। प्रमाण पत्र, डिप्लोमा यानी उच्चतम विद्यालय है, विश्वविद्यालय है, जैसे 10वीं है, 12वीं है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, और ब्यौरा देते हुए विद्यालय, महाविद्यालय का नाम और किस वर्ष में कौन सा पाठ्यक्रम पूरा किया उसका विवरण देना है। तो ये हो गया शैक्षणिक योग्यता। जैसे मान लो 10वीं है, 12वीं है या ग्रेजुएशन है, तो ग्रेजुएशन कहाँ से किया और किस यूनिवर्सिटी से किया, कौन से साल में किया, वो ब्यौरा देना है। और उसके बाद में है सत्यापन। मैं ऊपर लिखित अभिसाक्षी इसके द्वारा ये सत्यापन करता हूँ कि जो भी जानकारी सर्वोत्तम जानकारी विश्वास के अनुसार सत्य है, उसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई भी तथ्य है वो छुपाया नहीं गया है, और तारीख जिस तारीख को आवेदन कर रहे हैं वो, और यहाँ अभिसाक्षी के हस्ताक्षर। और जो शपथ पत्र है, अब इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि शपथ पत्र में आपको क्या ध्यान रखना है कि शपथ पत्र है वो जिस तारीख को अंतिम दिन में 3 बजे तक जो भी टाइम होगा उससे पहले पहले आपको जमा करा देना है फॉर्म के साथ में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, शपथ पत्र पे किसी न्यायाधीश या किसी न्यायिक या कार्यपालक मजिस्ट्रेट या उच्च न्यायालय या सेशन कोर्ट द्वारा नियुक्त शपथ कमिश्नर या कुछ नहीं हो तो आपको नोटरी पब्लिक से शपथ ली जानी है, यानी उसकी नोटरी करवानी है। जो भी शपथ पत्र हो उसकी नोटरी करवानी है। और इम्पोर्टेंट बात कि सभी कॉलम भरे जाने चाहिए, कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ना चाहिए। अगर मान लो कॉलम में अब लागू नहीं होता है या कोई कॉलम जिसमें आपके लिए है, तो या तो आप अगर शून्य लिख सकते हैं, यानी कोई सूचना नहीं है तो या तो शून्य लिखें या लागू नहीं होता। मान लो कई चीज़ें ऐसी होती है जो लागू नहीं होती। मान लो जैसे व्यक्ति है उसको शादीशुदा नहीं और वो अपनी पत्नी का कॉलम है तो वहाँ लागू नहीं होता लिख सकता है, और अगर संपत्ति वगैरह है शून्य है तो शून्य लिख सकता है, ये उल्लेखित किया जाना चाहिए। दूसरा, शपथ पत्र है या तो टंकित हो, टाइप किया हुआ हो, और या सुपाठ्य अक्षरों में हो, क्योंकि शपथ पत्र है, यहाँ इंपॉर्टेंट बात है कि शपथ पत्र 50 रुपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर, नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे दिया जाएगा। यानी शपथ पत्र आपको जुडिशियल, नॉन जुडिशियल यानी जो स्टाम्प पेपर नॉर्मली आता है उस पर 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पे देना है। तो सीधी सी बात है, इसको आप टाइप करवा लें। और उससे पहले जो मैंने आपको बताया कि आप इस साइट से, मैं आपको बता दूंगा कहाँ से ये मिलेगा, उस साइट से आप डाउनलोड करके अपने पास इसको रख लें, ताकि आप टाइपिंग कराएंगे तो स्टाम्प पेपर पे जब टाइप कराएंगे तो आपको सुविधा रहेगी, सारी जानकारी आप भरी हुई होगी तो आपको ज़्यादा समस्या नहीं होगी। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि शपथ पत्र, पहली बात नाम निर्देशन शपथ पत्र के साथ में देना है। दूसरा, कोई भी कॉलम खाली नहीं रखना है, वहाँ लगा रहे तो या तो शून्य लिख दें या लागू नहीं होता लिख दें। तीसरी बात कि नोटरी, पब्लिक नोटरी से उसको नोटरी करवानी है। और चौथी इंपॉर्टेंट बात कि 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे शपथ पत्र देना है, और टाइप किया हो या स्पष्ट रूप से साफ साफ लिखा हुआ हो, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब इसके बाद में सांख्यिकी फॉर्म, ये क्या होगा, तो नगर पालिका निर्वाचन में खड़े होने वाले प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा सांख्यिकी फॉर्म भरा जाएगा, और ये फॉर्म भी नॉमिनेशन फॉर्म के साथ में दिया जाएगा। अब इसमें नगर पालिका का नाम, वार्ड संख्या का नाम, किस वार्ड से आवेदन कर रहे हैं, उसके बाद में उम्मीदवार का नाम, पति पत्नी का जो भी नाम है, डाक का पता है, संतान संबंधी घोषणा, कितने संतान है। हालांकि इस बार संतान की बाध्यता नहीं, लेकिन वह विवरण देना है। पहले तो ये था कि संतान संबंधी में कई बार फॉर्म रिजेक्ट हो जाते थे, लेकिन अब जो नियम हटा दिया, तो जो भी संतान संबंधी जानकारी है वो आपको पढ़नी है कि लड़के कितने हैं, लड़की कितनी है, 27/11/2095 तक कितने हैं। अगर कोई संतान गोद में लिए तो उसकी भी संख्या लिखनी है, और 28/11/1995 के बाद में कोई संतान कितनी है, लड़के कितने हैं, लड़कियाँ कितनी है, और गोद लिया तो भी भर करके इसको टोटल आपको लिखना है। उसके बाद में आपका जेंडर क्या है, अनुमानित तिथि, आज की तारीख, जिस तारीख को आप आवेदन कर रहे हैं उस तारीख को अनुमानित आयु कितनी है, जितनी भी आयु है साल में आपको पढ़नी है। उसके बाद में आपकी जाति, यानी अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के हैं तो अनुसूचित जाति, जनजाति लिखना है, पिछड़ा वर्ग लिखना है, और जाति का नाम लिखना है। उसके बाद में आपका व्यवसाय क्या है, शैक्षणिक योग्यता आपकी क्या है, 10वीं है, 12वीं है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, प्रोफेशनल डिग्री है, जो भी है। और यदि किसी मान्यता पर राजनीतिक दल से संबंधित है तो पार्टी का नाम, या इससे पूर्व आपने चुनाव लड़ा है तो उसका थोड़ा सा विवरण कि आपने कौन सा चुनाव लड़ा था, जीते या हारे, वो आपको पढ़ना है। और क्या आप नगरीय निकाय में किसी पद पे पूर्व में रहे हैं तो उसका उल्लेख करना है। और यहाँ उम्मीदवार के हस्ताक्षर और स्थान डेट आ जाएगी, और जो लागू नहीं है उसे काट देना है। ये इंपॉर्टेंट बात है। अब है शौचालय से संबंधित अंडरटेकिंग घोषणा। ये भी एक सामान्य घोषणा है कि अभ्यर्थी उसके पास में कार्यशील स्वच्छ शौचालय होना चाहिए। तो ये भी राजस्थान सरकार का एक अध्यादेश से उसके अनुसार है। तो इसमें आपको एक शपथ पत्र देना है, अंडरटेकिंग देनी है, घोषणा देनी है कि मैं, जो अभ्यर्थी अपना नाम लिख देगा, पिता पुत्र जो भी उनका नाम लिखेगा, निवासी, और किस वार्ड, नगर परिषद के किस वार्ड के लिए, यहाँ वार्ड संख्या आ जाएगी, नाम निर्देशन वो कर रहे हैं, अब उनको लिखना है या घोषणा करना है कि मेरे घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय है जो 3 दीवारों, 1 दरवाजा और छत से घिरा हुआ है, यानी वर्किंग शौचालय हो, और जिसमें जल बंद यानी वाटरशील्ड शौचालय की प्रणाली व्यवस्था है। और मेरे परिवार का कोई भी सदस्य खुले में शौच के लिए नहीं जाता है। जो भी परिवार के सदस्य हैं जो उनके साथ में रह रहे हो, उनके माता पिता, पुत्र पुत्री, जो भी है, पति पत्नी, और यहाँ एक साइन करेंगे और सत्यापन करेंगे कि जो भी जानकारी है वो सही है। तो ये एक अंडरटेकिंग है, सिर्फ घोषणा है।
तो ये भी एक प्लेन पेपर पे आप देख सकते हैं। जो भी है साक्षी के हस्ताक्षर भी इसमें करने चाहिए कि व्यक्ति कोई प्रमाणित करेगा उसको, पड़ोसी वगैरह, कि उनके घर में कार्यशील शौचालय है, तो वो साक्षी का हस्ताक्षर और अपना पते सहित लिखेगा। आदमी जो भी साक्षी है उनका अपना नाम है, उनका एड्रेस वगैरह लिखेगा और वेरीफाई करेगा कि हाँ वास्तव में इनके घर में शौचालय है। जो लागू नहीं उसको काट देना है। तो ये डिटेल्स मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको बता दूँ कि ये आपको सारी चीज़ें मिलेगी कहाँ। तो यहाँ से मैंने आपको बताया था, ये निर्वाचन आयोग की साइट है, जहाँ यहाँ जाकर के आप इलेक्टोरल रोल यानी वोटर लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। मतदाता सूची में नाम सर्च करना तो यहाँ कर सकते हैं। और यहीं नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आपके एक ऑप्शन मिलेगा SEC लाइब्रेरी, और यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा कैंडिडेट फॉर्म्स। इस कैंडिडेट फॉर्म्स पे आपको क्लिक करना है। तो कैंडिडेट फॉर्म्स में क्लिक करेंगे तो सबसे पहला फॉर्म है नाम निर्देशन पत्र पार्षद सदस्य के निर्वाचन के लिए प्रारूप 3। तो यहाँ से प्रारूप 3 आप क्लिक करेंगे तो ये पूरा प्रारूप 3 13 पेज का ये आपके इस तरीके से डाउनलोड हो जाएगा। तो आप घर बैठे मोबाइल से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से, कहीं से भी ये प्रारूप 3 है वो डाउनलोड करके आप आवेदन अगर करना चाहते हो तो भरने उससे पहले एक तरह से रब भर करके रखें, ताकि जहाँ जैसे नोटरी वगैरह करवानी है, स्टाम्प पेपर पे वगैरह करवाना है, तो वहाँ आपकी बहुत आसानी रहेगी। और भर करके अच्छी तरह से किसी जानकार व्यक्ति से उसको एक बार जांच करवा लें, ताकि आपके बाद में कोई समस्या नहीं आए। क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि जो भी शपथ पत्र होगा वो आपको 50 रुपये के नॉन जुडिशियल पेपर पर, यहाँ मैंने आपको बताया था कि जो भी शपथ पत्र है वो 50 रुपये के नॉन जुडिशियल पेपर पर आपको देना है, उसकी नोटरी करवानी है। तो अगर आप सारा काम पहले कर देंगे तो आपको उस समय कोई समस्या नहीं रहेगी और आपको जानकारी भी हो जाएगी क्या क्या फॉर्म्स में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो ये है मैंने आपको पूरा डिटेल बता दिया। फिर भी मैं दोबारा आपको बता दूं कि ये सारी जानकारी आपकी सुविधा के लिए है। इस संबंध में अगर कोई भी अपडेट है तो चुनाव आयोग की वेबसाइट जो मैंने आपको बताई, इस वेबसाइट पे जाकर के आप जो होम पेज पे जाकर के आप अपडेट्स जो भी है वो आपको यहाँ मिलती रहेगी। आप अपडेट चेक करते रहें, कोई भी अपडेट होगी मैं भी बताने का प्रयास करूँगा। लेकिन ये सारा जो वीडियो मैंने आपको बताया कि ये सारी आपकी सुविधा के लिए है और जो भी निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश है उनकी पालना जरूर करें। मेरा प्रयास आपको सिर्फ जानकारी देना है। इस संबंध में अगर आपके कोई कन्फ्यूजन है तो जो भी संबंधित अधिकारी है उनसे या SDM कार्यालय वगैरह जो रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय है वहाँ से आप संपर्क करके और डिटेल्स आप प्राप्त कर सकते हैं, कन्फर्म कर सकते हैं। मेरा प्रयास आपको सिर्फ जानकारी देना है। तो जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, आगे से आगे शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।